गुड इवनिंग साथियों। तो आज हम बात करते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इन चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। आपको जैसे ज्ञात होगा कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर और सेमेस्टर के भी शेड्यूल्स जारी कर दिए हैं। वैसे नर्सिंग 4th ईयर का जो टाइम टेबल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस कि 4 अप्रैल से ही एग्ज़ाम हो। और अच्छी बात है, अगर 4 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा तो हमारा भी नॉर्थ साइड का थोड़ा हमें भी हेल्प हो जाएगी उसकी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक साथ लोड नहीं पड़ेगा। और बाकी रही बात 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो मैं जिन टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करूँगा उन टॉपिक्स में नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं, पढ़ने पर टफ़ और पढ़ने पर बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से। मैं उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बनते हैं और उनसे क्वेश्चन आते भी हैं और हर बार रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। वो 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए और नर्सिंग जो 4th ईयर है उनके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है PERT प्रोग्राम। आपको नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म आएगी, आपको पूरी फुल फॉर्म आपके खुद के हिसाब से आपको जब पढ़ के जाओगे तो पता हो जाएगी। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब हम बात करें हमारे इसके इंट्रो के बारे में कि इसका इंट्रो क्या क्या होता है, तो इसका इंट्रो हम खुद बना सकते हैं हमारे सहूलियत के हिसाब से। PERT इज़ अ मैनेजमेंट टूल यूज फॉर प्लानिंग, शेड्यूल एंड कंट्रोलिंग complex project. It help to complete a project within a specific time by analyzing different activities involved in the project. इस PERT का इंट्रो आप खुद से बना सकते हो। डेफिनेशन बहुत ईजी है कि एक मैनेजमेंट टूल है जिसको यूज़ किया जाता है प्लानिंग में, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं इसकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करूं तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम कुछ चीज़ों में चर्चा करेंगे। इसमें इसका पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू प्लान एंड शेड्यूल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ गिवन टाइम, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन द प्रोजेक्ट एंड टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। मतलब प्लान एंड शेड्यूल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल होंगी, जिसमें कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है उस प्रोजेक्ट को, ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा। आइडेंटिफाई करेंगे द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन द प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। इंप्रूव करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसको इंप्रूव किए बिना आप किसी भी चीज़ को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। अगला अगर मैं बात करूँ हमारे अगले पॉइंट के बारे में, तो उसका स्टेप इन PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट आर लिस्टेड। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ है, डिटरमाइन सीक्वेंसेस है, ड्रॉ PERT नेटवर्क है, एस्टिमेटेड टाइम है एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ है। और अगला पॉइंट आता है इसका 6 पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बारे में। Identify the activities, all activities required to complete the project are listed and determine sequences. The correct order of activities is decided. And अगला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ड्रॉ द PERT नेटवर्क। आपको जब आप सॉल्व पेपर से अगर क्वेश्चन पढ़ते हो इसका PERT का, उसके अंदर एक डायग्राम दिया गया है। वो डायग्राम अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, कि आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। Activities are arranged in network diagram and estimate time required for each activities is estimated. Identify the critical path and the longest path in the network, determine the project completion. Identify the critical path, जिसके अंदर longest path in the network that determine project completion time.
इसके अंदर एक कंप्लीटेड जो टाइम होता है उसके अंदर लॉन्गेस्ट पाथ का नेटवर्क है उसको डिटरमाइन करके उसको सॉल्व करना होता है। ये आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ के ऊपर क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट चेक रेगुलरली। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको रेगुलरली आप चेक नहीं करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं और उसके कंट्रोल का उसको नहीं रखते हैं, तो आपको बहुत सारे लीगल इश्यूज़ का उस प्रोजेक्ट के अंदर सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अगर आप किसी बुक में देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एडवांटेज ऑफ PERT की अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेज ऑफ PERT के अंदर आता है हेल्प इन द प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अगर एडवांटेज की मैं बात करूँ तो PERT के अंदर एडवांटेज के अंदर आता है हेल्प करेंगे प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूल को सेट करने में। आइडेंटिफाई करेंगे हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, इम्प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेशन अमोंग स्टाफ से, इम्प्रूव करेंगे हम कोऑर्डिनेशन करेंगे स्टाफ से। हेल्प इन द बेटर मैनेजमेंट टाइम, हमारा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी प्रोजेक्ट पर अगर काम करते हैं वहाँ हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो PERT के डिसएडवांटेज के ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट होता है। सीधी सी बात है, अगर इसको प्रिपेयर करेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग होगा। रिक्वायर स्किल पर्सोनल्स ऑफ द प्लानिंग है, रिक्वायर स्किल्स चाहिए पर्सोनल ऑफ प्लानिंग। एक पर्टिकुलर अगर किसी ग्रुप की बात की जाए तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, और किसी भी चीज़ की बिना प्लानिंग और प्लॉटिंग के अगर कोई काम किया जाए तो वो अधूरा रह जाता है। इस चीज़ को आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे और लास्ट तक भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। समटाइम्स टाइम एस्टिमेशन में नॉट बी एक्यूरेट। इसके अंदर कुछ बार ऐसा होता है कि जो टाइम का एस्टिमेशन है वो पर्टिकुलर नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है और हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज होता है। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि डिसएडवांटेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। टाइम कंज्यूमिंग में प्रिपेयर करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। स्किल पर्सनल प्लानिंग चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप में चीज़ों को लेकर आती हैं। अब हम बात करें हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन। ये एक प्रोसेस होता है जो किस किस के बीच में होता है, वो होता है एक मैनेजमेंट और लेबर रिलेशन के बीच में। इंट्रो को आप ऐसे गोला मार्क करके लिख सकते हैं और उसके बीच में आप कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं जिससे एग्जामिनर की जो नज़र है जब उस इंट्रो पर पड़ेगी तो वो अपने आप पूरे क्वेश्चन का आंसर उस इंट्रो के थ्रू ही समझ सकता है। मेथड यूज और टू सॉल्व प्रॉब्लम बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स थ्रू द डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन और डिस्कशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके अंदर, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर। इस चीज़ को आप गारंटेड श्योर लिख के लिए कि नेगोशिएशन वर्ड आपको हर बार देखने को मिलेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर, तो इस चीज़ को आप डिले मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी डेफिनेशन। हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन की बात करेंगे जिससे हमें याद रहे और आगे तक ध्यान भी रहे। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है एक प्रोसेस होती है किसके बीच में, एक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन होता है। किसी भी चीज़ को नेगोशिएट करना किसके बीच में, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन, जिसके अंदर यूनियन के अंदर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है और उसके एम्प्लॉयर्स के बीच में, टू डिसाइड एंड कोऑर्डिनेट, डिसाइड करेंगे एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो उसका एम्प्लॉयमेंट है उसकी टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड करने के लिए एक एम्प्लॉयर्स के बीच में जो नेगोशिएशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग ध्यान रखिएगा एक नेगोशिएशन है बिटवीन द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स टू डिसाइड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस काम को वो कर रहे हैं उनके बीच में जो नेगोशिएशन हो रहा है उस चीज़ के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले टॉपिक के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड टू इम्प्रूव द वेजेस एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उस चीज़ को हम किस तरीके से शो कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इम्प्रूव करना है हमें क्या, वेजेस और सैलरी को एम्प्लॉयज़ की, एंश्योर करना है बेटर वर्किंग परफॉर्मेंस को, बेटर वर्किंग कंडीशंस को, प्रोटेक्ट करना है राइट्स ऑफ वर्कर को, वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको हम बेटर हाफ कर सकते हैं। टू सॉल्व द डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट द
पीसफुली, एक शांतिपूर्ण ढंग से हम उनके कॉन्फ्लिक्ट और उनका जो डिस्प्यूट चल रहा होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, उस चीज़ को हम सॉल्व करना है, प्रमोट करना है कोऑपरेशन को। समझ आ रही है आपको बात? अगला अगर हम टॉपिक इसमें बात करें, हमारे इसमें अगले फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर बात की जाए तो ग्रुप प्रोसेस, नेगोशिएशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस, इम्प्रूव रिलेशन, ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप प्रोसेस की अगर मैं बात की जाए, ग्रुप प्रोसेस के अंदर अगर हम बात की जाए तो इट इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ रेदर देन वन पर्सन। इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे हम एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को बजाय एक पर्टिकुलर पर्सन के। नेगोशिएशन की अगर बात की जाए तो नेगोशिएशन दोबारा वर्ड आ गया। डिस्कशन टेक प्लेस बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉय। डिस्कशन एक नेगोशिएशन के लिए एक प्लेस लेंगे हम, जिस जगह हम डिस्कशन कर सकते हैं किस किस के बीच में, वर्कर और हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिसीजन के बाद हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक कंसेंट भरवाएंगे, एक कंसेंट लेंगे हम, जिसके लिए कंसेंट के तहत हम उस दोनों पार्टीज़ के बीच में हम एक एग्रीमेंट करवाएंगे ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट दोनों रहें, जिससे आगामी भविष्य में कोई भी लीगल इश्यूज़ हो तो दोनों पार्टीज़ को किसी भी तरीके की समस्याएं ना झेलनी पड़े। इम्प्रूव द रिलेशन, इट स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। और हम एक स्ट्रेंथ बिठाएंगे किसके बीच में, रिलेशनशिप, एक स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, एक मजबूत रिलेशन बिठाएंगे किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि उनका जो बॉन्ड रहे वो मजबूत रहे। और मजबूत अगर कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा वर्किंग प्रोसेस में आगे बढ़ती है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे को बताने की इसमें नीड नहीं है। अगली में बात की जाए तो स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 5 स्टेप आते हैं। प्रिपरेशन, डिस्कशन, नेगोशिएशन, एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। वही चीज़ें लौट कर फिर से आ गई हैं, फीचर की चीज़ें ही यहाँ पर वापस आ गई हैं। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स में अगर आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर देयर डिमांड्स। अब एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स करेंगे किसको, कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को और डिमांड रखेंगे और डिमांड को प्रिपेयर करेंगे। डिस्कशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ साइड्स मीट विद डिस्कस द इश्यूज़। जो दोनों पार्टियों के बीच के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उन पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपस में बैठेंगे, बोथ साइड बैठेंगे और डिस्कस करेंगे इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है जी, दोनों पार्टियों के इश्यूज़ के ऊपर चीज़ें होंगी। अब मैं बात करता हूँ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन आप जानते हो, बोथ पार्टीज़ ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट थ्रू ए कॉम्प्रोमाइज़। दोनों पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एक एग्रीमेंट करवाएंगी। उन चीज़ों को हम स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर रख सकते हैं। एग्रीमेंट, ए फाइनल एग्रीमेंट इज़ मेड एंड रिटन डाउन। और एक एग्रीमेंट बनेगा जो फाइनल होगा, हर तरीके से दोनों पार्टियां जब सेटिस्फाई होंगी तब एक एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट को फाइनल माना जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, द एग्रीमेंट इज़ बिल्ड इन द वर्क प्लेस। और जो एग्रीमेंट है वो अप्लाई होगा किस पर, वर्क प्लेस पर। जब दोनों पार्टियां उस जगह काम करेंगी मिलकर, तब जो एग्रीमेंट बनेगा, जो फाइनल वाला एग्रीमेंट बना है वो उस जगह अप्लाई होगा। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फीचर, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव सारे सेम हैं, आपको बस पॉइंट बना कर लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को लगे, अगर इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप इसमें अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। हर चीज़ को लिखने का एक तरीका, एक बेटर हाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अगर समझ आई हो तो मेरी बात, क्योंकि आप जैसे पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, कि इसके एडवांटेज के बारे में क्या क्या बातें हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। एडवांटेज आपको पता है, इम्प्रूव करेंगे, खुद से बनाकर भी आप चीज़ें लिख सकते हैं कि इम्प्रूव करेंगे हम उनके रिलेशनशिप को, एंश्योर करेंगे वेजेस या सैलरी को, है ना, उसकी फेयर सैलरी को, रिड्यूस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक्स को, स्ट्राइक्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। प्रमोट करेंगे हम जॉब सेटिस्फेक्शन को, जॉब सेटिस्फेक्शन का प्रमोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में। इम्प्रूव करेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट को, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट चल रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा उसके एडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर बात की जाए कि डिसएडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की जाए
तो इसमें सम टाइम नेगोशिएशन टेक ए लॉन्ग टाइम। अब जब कुछ समय ऐसे होता है कि नेगोशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय चाहिए होता है। कॉन्फ्लिक्ट में आकर बिटवीन द टू पार्टीज़, जब दोनों पार्टियां बैठेंगी तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है। डिले डिसीजन मेकिंग, कभी कभी जो डिसीजन आते हैं उनको डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि उसकी कोई हद नहीं होती। स्ट्रॉन्ग ए यूनियन में क्रिएट ए प्रेशर ऑन मैनेजमेंट, और जो मजबूत यूनियन होती है किसी एक पार्टी की, अगर मजबूत यूनियन है तो वो मैनेजमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बना देगी कि उस मैनेजमेंट को उसकी बात माननी पड़ेगी। ये डिसएडवांटेज हैं। अगर आप खुद जब इस कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ही एक आप समझ रहे हो, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग एंड हर चीज़ को एक तालमेल बिठाना, निगोशिएट करना, किसके बीच में? दोनों पार्टियों के बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड कर सके। सीधी सी बात है, आप खुद समझ पा रहे हो हर चीज़ के बारे में, लिखा हुआ है हर चीज़ के बारे में। अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करता हूँ। तो इसके टाइप्स से अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होती है कि वन टाइप ऑफ पार्टी गेन एंड अदर पार्टीज लॉसेस, मतलब वन टाइम विन एंड अदर टाइम लॉस। इसका मतलब ये होता है मेनली फोकस सैलरी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर होता है। एग्जांपल में बात करूँ तो निगोशिएट इंक्रीजिंग नर्स सैलरी, अगर निगोशिएट करेंगे हम नर्सिंग स्टाफ की सैलरी के ऊपर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग की अगर बात की जाए तो बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन दैट बेनिफिट बोथ साइड। जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स हैं वो ट्राई करेंगे एक सॉल्यूशन ढूंढने में, जिसके ऊपर वो एक सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करेंगे जिसकी वजह से बोथ साइड, दोनों पार्टियों को फ़ायदा हो। फोकस इज़ ऑन इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कोऑपरेशन, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। कोऑपरेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, इम्प्रूव करेंगे उसको। एग्जांपल जैसे इम्प्रूविंग हॉस्पिटल ड्यूटी शेड्यूल ऑफ नर्सेज, जैसे जो नर्सेज की शेड्यूल है उसकी ड्यूटी का, उसको इम्प्रूव करना अपने आप में एक चीज़ों के बारे में ऊपर आ जाता है। ये इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग मैंने आपको बताई, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम विन एंड अदर टाइम लॉसेस के अंदर आता है। मेनली फोकस होता है वेजेस, सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आती हैं चीज़ें। अगली मैं बात करूं तो प्रोडक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर आती है। प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्टिविटी से है कि प्रोडक्टिविटी, जो हम किसी भी चीज़ को फोकस करेंगे इसमें प्रोडक्टिविटी को और इफिशियंसी को इंक्रीज़ करने में, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। एम्प्लॉयज़ एग्री टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड रिटर्न गेटर बेट वेजेस एंड सैलरीज बेनिफिट्स, जिनसे उनको बेनिफिट्स मिलें। नाम से ही चीज़ों का अंदाज़ा लग पा रहा है। कंपोजिट बार्गेनिंग की अगर बात की जाए तो इट डील विद द इश्यूज़ अदर देन वेजेस, मतलब इसके अंदर इश्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे, इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। कंपोजिट बार्गेनिंग जिसके ऊपर हम अपनी सैलरी से ज़्यादा उस इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद करेंगे। जैसे जॉब सिक्योरिटी है, वर्किंग कंडीशन है, सेफ्टी मेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के अंदर है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। सेफ्टी मेजर्स के ऊपर होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनको उसके ऊपर कुछ इनाम, उसकी जो जमा राशि है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन के ऊपर भी हम चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, आप पता है कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का एक फ़ंड वो ट्रस्ट होता है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ का कभी कभी मीटिंग्स होती हैं। अब कंसेंसरी बार्गेनिंग, या इसको बोलते हैं हम, तो इसका दूसरा नाम भी है, वो मैं थोड़ा एक बार स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से। इन दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉय एग्री टू रिड्यूस सम बेनिफिट्स और वेजेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब इसके अंदर टाइप्स, और इन दिस टाइप एम्प्लॉयज़ एग्री करेंगे रिड्यूस सम बेनिफिट्स, अपने जो खुद के बेनिफिट्स हैं उनको रिड्यूस या करने, या वेजेस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ताकि क्या हो सके, उस जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर काम कर रही हैं वो पार्टीज़, उनमें उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सही किया जा सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस प्रॉब्लम से उभर पाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं ये अपने आप में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इन पर ध्यान दीजिएगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाहे आप 6th सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप 4th सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक